स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 8th क्लास भी इसको कर सकती है और वैसे भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक होगा। अभी तक मैं महात्मा गांधी जी के जीवन के अंदर जो भारत के अंदर उन्होंने आंदोलन चलाए हैं तो उसमें से मैं 2 आंदोलन आपको पढ़ा चुका हूँ। एक सत्याग्रह किया था उन्होंने चंपारण के अंदर, और दूसरा था जो अहमदाबाद मिल के अंदर। आपको ये बात याद होगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल वाला, तो ये लेबर के फेवर में था, जो मिल के अंदर वर्कर्स हैं उनके लिए हुआ था। और जो ये वाला आंदोलन था हमारा चंपारण आंदोलन, ये किसानों के फेवर में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था। अब इसके बाद बारी आती है तीसरे आंदोलन की, ये जो खेड़ा मूवमेंट है। अब खेड़ा, पहले तो आप ये देखेंगे खेड़ा है कहाँ पर है, तो खेड़ा है जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है उसके अंदर आता है ये, यानी कि ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर होगा खेड़ा। इस जगह पर ये आंदोलन हुआ था। और जो खेड़ा था उस समय तक इस चीज़ के लिए मशहूर था कि वहाँ के किसान थे जो काफ़ी खुशहाल थे 19th सेंचुरी से पहले। लेकिन 1899 से लेके जो डेटा है हमारे पास 1918 तक का, 1718 तक का, तो इसमें ये बताया जाता है कि इस समय में लगभग वहाँ पर 56 बार यानी कि 56 टाइम्स क्या पड़ा, अकाल पड़ा, जिसको हम बोलते हैं फेमाइंस। और किसान वहाँ के मशहूर किस चीज़ के लिए थे, जो हमारे फार्मर थे वहाँ के पीसेंट्स थे, वो 2 चीज़ों की ज़्यादा खेती करते थे। एक था टोबैको और दूसरा था उसके अंदर कॉटन। इन दोनों के लिए काफ़ी मशहूर थे। अब कॉटन के लिए इसलिए मशहूर थे क्योंकि आपको ये पता है कि जो गुजरात है उसके अंदर ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलती है अमाउंट में, और ब्लैक सॉइल है जो वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कॉटन के लिए आपको मॉइस्चर चाहिए, और जो मॉइस्चर क्रिएट करता है वो लाइमस्टोन है, ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वो पानी को नीचे नहीं जाने देता, जिसके कारण हमारी ब्लैक सॉइल है जो वो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और टोबैको की जो खेती है वो भी ब्लैक सॉइल के अंदर ही होती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए फार्मर काफ़ी मशहूर थे। लेकिन जो ये उनके लिए एक क्रूशियल पीरियड था, इस 18 साल के अंदर लगभग 56 टाइम्स वहाँ पे अकाल पड़ा। बारिश टाइम पे नहीं हुई तो किसानों की फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी हर साल। अब जो कंडीशन आती है अहमदाबाद की 1917 की, 1917-18 के अंदर फरवरी के महीने में एक बहुत बड़े लेवल पर अकाल पड़ा और किसानों की फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगी। हार्श क्रॉप्स फेलियर हो गया। और उधर से अंग्रेज़ों ने जो टैक्स था वो 23% इंक्रीज़ कर दिया किसानों के ऊपर, 23% जो टैक्स था वो बढ़ा दिया। अब कंडीशन क्या थी, उस कंडीशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। कंडीशन ये थी कि अगर आपकी क्रॉप फेलियर होने के बाद भी अगर 25% फसल बच जाती है तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। यानी कि 25% या 25% से ज़्यादा फसल अगर आप बेचने में कामयाब हो गए, मान लो कि 1 एकड़ के अंदर 50 क्विंटल मान लो कि वीट होती तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली हम एक सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर इसमें से आपका 25% निकालें तो 12.5 क्विंटल बनता है, ठीक है। अगर आपकी किसान की फसल 12.5 क्विंटल बच जाती है, मतलब हार्श होने के बाद भी, फेलियर होने के बाद भी, फिर तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो किसी किसान की बची 10 क्विंटल बची तो उसको टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन थी उस समय खेड़ा के अंदर जो अंग्रेज़ों ने रखी हुई थी। अब बात ये थी कि जो किसान थे वो ये कहते थे कि हमारी जो फसल है वो 25% से कम बची है, बाकी सारी ख़राब हो गई है मौसम ख़राब होने के कारण या बारिश टाइम पे ना होने के कारण। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि आपकी जो फसल है वो 25% से ज़्यादा सेफ़ हुई है। तो अब इन दोनों का विवाद सिर्फ इस चीज़ का था, किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि हमारी फसल सिर्फ 25% से कम बची है, जबकि अंग्रेज़ कहते थे कि आपकी अच्छी फसल हुई है, आपको 25% से ज़्यादा प्रोडक्शन बच गई आपकी, अगर ख़राब भी होगी तो उसके बावजूद भी आपकी 25% से ज़्यादा है। तो इस बात को लेके विवाद था और इसी के कारण जो खेड़ा के जितने भी किसान थे वो चले गए अपने हक मांगने के लिए महात्मा गांधी जी के पास। और महात्मा गांधी जी ने उन किसानों की मदद करने के लिए अपने साथ एक व्यक्ति को लिया जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तीनों आंदोलन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अहम भूमिका है, चाहे हम चंपारण आंदोलन पढ़ के आए हैं, चाहे अहमदाबाद, चाहे खेड़ा। तो इन्होंने सभी का इकॉनमी का जो डाटा है वो कलेक्ट किया इकॉनमी का,
और पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया कि कितनी फसल बची है और कितनी हुई थी, क्या रेट है, सब कुछ सारा डिफ़ाइन करके कलेक्शन करके डाटा की, और ये फैसला किया कि जो किसान है वो सच बोल रहे हैं, जबकि अंग्रेज़ क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बातचीत की और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके किसानों की फसल वाकई में ही 25% से कम हुई है, बाकी तो उनकी 75% से ज़्यादा फसल क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि नहीं महात्मा गांधी जी, ये किसान क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और हम इस डाटा को नहीं मानते जो आपने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, ये फेक डाटा है। तो इस बात को लेके महात्मा गांधी जी को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन है जो वो शुरू करना पड़ा, और महात्मा गांधी जी ने वहीं से जितने भी वहाँ से किसान थे उन सभी को लेकर स्ट्राइक पे बैठ गए। कुछ समय के बाद ही, मतलब कुछ डेज़ के बाद ही, फ्यू डेज़ के अंदर, तो महात्मा गांधी जी की स्ट्राइक इतनी कामयाब हुई कि अंग्रेज़ों ने जो किसानों का रेंट था वो भी माफ़ कर दिया, और दूसरा जो टैक्स बढ़ाया गया था वो टैक्स भी माफ़ कर दिया, और दोनों कंडीशन से वो किसानों के फेवर में फ़ैसला आया, और अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी की इसके अंदर क्या हुई, विजय हुई, जीत हासिल हुई। और आंदोलन फिर भी आप यहाँ याद रखोगे कि जो ये आंदोलन था वो नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, मतलब इसमें किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होगी। तो इस आंदोलन को बोलते हैं हम खेड़ा आंदोलन। ये महात्मा गांधी की भारत के अंदर तीसरा सत्याग्रह था, यानी कि तीसरी जीत थी यहाँ पर। चंपारण मूवमेंट के अंदर भी महात्मा गांधी जी जीतते थे, अहमदाबाद मिल के अंदर भी उन्होंने अंग्रेज़ों को झुकाया, और खेड़ा के अंदर भी झुकाया। अब यहाँ से आप एक बात क्लियर कर लें कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने देश को यूनाइट कैसे किया, अपने फेवर में कैसे किया। तो जैसे कि आप देखोगे कि चंपारण मूवमेंट और जो खेड़ा मूवमेंट है, इन दोनों के साथ किसानों को अपने साथ मिलाने का काम कर लिया। किसान किसके फेवर में आगे, गांधी जी के। अब जो मिल के लेबर वाले हैं वो अहमदाबाद वाले केस के कारण आ गए, तो महात्मा गांधी जी ने दोनों ग्रुप्स को अपने साथ कंबाइन कर लिया। मतलब महात्मा गांधी जी का जो सोसाइटी के अंदर लिंक थे वो बढ़ते गए, और धीरे धीरे समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो महात्मा गांधी जी का फेवर करना शुरू कर दिया, और उससे ही महात्मा गांधी जी ने देश को यूनाइट किया है। तो यहाँ से किसान और लेबर ये दोनों महात्मा गांधी जी के साथ आ गई। तो ये था आपका खेड़ा मूवमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जलियांवाले बाग का कांड, और उसके साथ ही हमारा एक टॉपिक है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में हम अब क्लियर करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या चीज़ था। जैसे कि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर महात्मा गांधी जी ने भारत के बहुत सारे व्यक्तियों को मोटिवेट किया, सोल्जर्स को मोटिवेट किया कि आप अंग्रेज़ों का इस लड़ाई में साथ दें। तो भारत से बहुत सारे सोल्जर थे जो उन्होंने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी जी के कहने पर, और इसीलिए महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से अब महात्मा गांधी जी को ये उम्मीद थी कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगी तो अंग्रेज़ हमारे देश को स्वराज का दर्जा दे देंगे, मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। लेकिन 1919 में जैसे ही वॉर ख़त्म होने के बाद 1919 में एक एक्ट पास हुआ जिसको हम बोलते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट। तो ये एक्ट पास किया अंग्रेज़ों ने 1919 के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ लगभग हर 10 साल के बाद कानून के अंदर बदलाव लेके आते थे। जैसे 1909 में क्या लेके आए थे वो मॉर्लेमेंटो एक्ट, तो 10 साल के बाद उसी एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसको मॉडिफाइड करके कुछ नए कानून बनाए गए जिसको हम बोलते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, और इसको एक्ट भी बोलते हैं। तो इस एक्ट में भारतीयों को उम्मीदें थी कि अंग्रेज़ भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं डिसीजन हुआ जो भारतीयों के फेवर में हुए। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी इस बात से नाराज़ थे कि मैंने अंग्रेज़ों का साथ इसलिए दिया था भारतीय लोगों ने, ताकि वो इस एक्ट के अंदर कुछ भारत के लिए नया लेके आएंगे और भारत के सुधार के लिए काम करेंगे। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं आया जिसके कारण महात्मा गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर थे, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ रोष प्रकट किया। और ये एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती जा रही थी, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, और लोग लगातार स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे थे। तो इसी स्ट्राइक को रोकने के लिए अब चेम्सफोर्ड ने ये सोचा कि इस भीड़ को कैसे रोका जाए। तो इस भीड़ को रोकने के लिए एक अंग्रेज़ों की संस्था इंपीरियल काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये आपको संस्था याद रखनी है। ये पहले NCERT में 10th क्लास में MCQ बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो
अंग्रेज़ों ने इस गतिविधियों को रोकने के लिए, जो इस विरोध में हो रही थी उसको रोकने के लिए, कौन सी संस्था ने ये रॉलेट एक्ट पास किया था? तो ये रॉलेट एक्ट पास किया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी कमेटी ने या इस टीम ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को हम बोलते हैं द किंग बेंच, द किंग बेंच। और इस किंग बेंच के जो हेड थे उसका नाम था सिडनी रॉलेट। मतलब एक जजों की टीम बनाई गई थी, विचार किया गया कि कैसे इन गतिविधियों को रोका जाए। तो इनके हेड थे सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट उनका नाम था कमेटी के हेड का, और एक तरह के वो जज थे और इसीलिए हम इस एक्ट को किस नाम से जानते हैं? रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस एक्ट में उन्होंने क्या किया? ये एक तरह का भारत के अंदर मार्शल लॉ था, और मार्शल लॉ के इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट से, मतलब कोई वारंट नहीं दिखाना है, कोई रीज़न नहीं बताना है, अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति भारत का अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किसी प्रकार की भी गतिविधि कर रहा है, तो उसको शक के आधार पर आप क्या कर सकते हो? गिरफ़्तार कर सकते हो। अगर किसी के ऊपर भी आपको सस्पेक्ट है तो उसको गिरफ़्तार कर लीजिए, और कोई वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और 2 साल तक उसकी किसी प्रकार की कोई ज़मानत या किसी भी कोर्ट के अंदर केस नहीं चलाया जाएगा। 2 साल तक उसको नज़रबंद रखा जाएगा। ऐसे ही अब कुछ कानून भारत के अंदर भी चल रहे हैं, जैसे कि मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि ये सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी देश की उसको भंग कर रहे हैं, तो सस्पेक्ट के आधार पर किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, और इसमें 2 साल तक कोई भी सुनवाई है जो वो नहीं होती थी। और ये मार्शल लॉ था जो वो सिडनी रॉलेट ने एक्ट पास किया था, तो इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो इसके तहत भारत के बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद जेलों में भरा गया, और उनके ऊपर केस भी नहीं चलेगा। 2 साल तक वो नज़रबंद रहेंगे अंग्रेज़ों के। वो कहीं अपील नहीं कर सकते, किसी अपनी मर्ज़ी का वकील नहीं कर सकते, कोई भी अपने पक्ष में दलील नहीं दे सकते। तो इसी के ऊपर 2 आपको क्वेट्स याद करनी है जो बोली गई थी उस समय। एक तो थी नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। तो ये क्वेट आपको याद रखनी है। इस कानून के विरोध में भारतीय लोगों द्वारा ये अपील, नो वकील, नो दलील की स्टेटमेंट बोली गई, और ये स्टेटमेंट बोलने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने ये लाइन बोली थी कि एक ऐसा कानून है जिसके अंदर आप ना अपील कर सकते, ना अपनी मर्जी से वकील कर सकते, ना ही अपने पक्ष में दलील दे सकते। तो इसको लाइन को बोला गया मोतीलाल नेहरू जी ने। इसी को काला कानून कहा गया। अब काला कानून किसने कहा था? ये बोला गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। काला कानून बोला गांधी जी ने, नो अपील, नो वकील, नो दलील का किसने बोला? मोतीलाल नेहरू जी ने। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये आपका था रॉलेट एक्ट, जिसका भारत के अंदर विरोध हुआ था, और इसी विरोध के चलते जलियांवाले बाग का इंसिडेंट हुआ, उसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही भारत के अंदर रॉलेट एक्ट पास हुआ तो महात्मा गांधी जी ने पूरे देश के अंदर लोगों को मोटिवेट किया कि आप इस कानून का विरोध करें, क्योंकि इसके तहत किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इसी के चक्कर में अमृतसर, जो हमारे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर लोकेटेड है, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सत्यापाल, और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये 2 व्यक्ति थे किचलू, जो इस रॉलेट एक्ट का अमृतसर के अंदर विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इन्हीं दोनों व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करके इनको ले गए वो धर्मशाला के अंदर। धर्मशाला है जो हिमाचल प्रदेश में है, और वहाँ पे ये हमारे दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और इधर से 6 अप्रैल 1919 को जब महात्मा गांधी जी विरोध कर रहे थे, तो इनको भी अंग्रेज़ों ने वहाँ से अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके इसको बॉम्बे की जेल के अंदर क्या कर दिया? इनको गिरफ़्तार कर दिया। लेकिन लोगों ने हंगामा इतना कर दिया था जेल के बाद, वो धरने पे बैठ गए थे जेल के बाहर, और लगातार भीड़ बढ़ती देखते महात्मा गांधी का लोग साथ दे रहे थे। तो इसके चक्कर में अंग्रेज़ों ने इनको जल्दी ही वहाँ से रिहा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ज़्यादा देर गांधी जी को जेल में रखा तो शायद कुछ ना कुछ अलग हो सकता है, और हमारे ऊपर ये अटैक भी कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी जी का डर था, लोगों के अंदर भी था और अंग्रेज़ों के अंदर भी था। तो इसी कारण महात्मा गांधी जी को उन्होंने गिरफ़्तार किया था पहले, फिर बाद में छोड़ दिया। तो इसके बाद
इसी चर्चा के ऊपर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग के अंदर, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के साथ ही जो साउथ दिशा में वो पड़ता है, तो वहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी। रॉल्ट एक्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी कि ये मार्शल लॉ भारत के लोगों के लिए गलत है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहीं पर जो हमारा उस समय जो उनके लीडर थे अंग्रेज़ों के, जनरल ओडायर, जो कि आर्मी के चीफ थे। अब आप यहाँ से दो नाम याद रखेंगे, एक तो जनरल ओडायर है और एक है माइकल ओडायर। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये तो उस समय हमारे लाहौर के सूबेदार थे, ठीक है। और ये थे जो आर्मी के, मतलब जो सेना के लीडर थे आर्मी के, जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो माइकल ओडायर अलग है, जनरल ओडायर अलग है। ये आपको दोनों नाम अलग अलग याद रखने हैं। अगर इसका आपको पूरा नाम पूछा जाए जनरल ओडायर का, तो इनका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ये इनका पूरा नाम था। ये जनरल ओडायर का पूरा नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो इन्होंने ही गोलियां चलाने का उद्देश्य दिया था। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी विरोध में, तो इन्होंने गोलियां चलाने का उद्देश्य दे दिया, जिसमें अंग्रेज़ों के अनुसार तो डाटा ये रिलीज़ किया गया कि 375 यानी कि 375 जो पीपल इस एक्ट के तहत या इस जो कांड हुआ उसके तहत मारे गए। लेकिन रियलिटी ये थी कि 1000 से ज़्यादा आदमी इस नरसंहार में मारे गए थे। 1000 प्लस मारे गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ किया 375। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जब ये मैसेकर हुआ, मतलब ये कांड हुआ, तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो इन्होंने यहीं से अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, योद्धा की उपाधि जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, टाइटल दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी विरोध में अपना ये टाइटल वापस कर दिया था कि मुझे आपका दिया हुआ ये सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे भारतीय लोगों के ऊपर जुर्म कर रहे हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये टाइटल वापस दे दिया था इस विरोध में। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो आज मैंने आपको ये 3 मूवमेंट करवा दिए, एक खेड़ा मूवमेंट, एक रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला का बाग का मैसेकर। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाए। अगर आपको मेरे बनाए गए नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।